Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patel and today I am going to start another session of your econometrics and statics. तो आज हम बात करते हैं ये प्रीवियस स्लाइड्स है, तो यहाँ से जो है कि मैं स्टार्ट करना इसलिए चाहूँगा क्योंकि एक आपके लिए थोड़ा आइडिया मिले कि हाँ आप एक्चुअल में क्या जो है कि स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान में रहना चाहिए कि एक्चुअल में हम हैं कहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो है कि अगर एक रिदम नहीं बन पाता, एक अगर जो है कि सीक्वेंस नहीं बन पाता, तब जो है कि चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती हैं, है ना। तो वो हमको नहीं करना है, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो हमको जो है कि हमने देखा था कि भाई स्टैटिक्स में एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है जहाँ पर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, और एक होती है आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। इन्फरेंशियल में हम बात करते हैं किसकी, सैंपल की बात करते हैं। सैंपल से जो है कि हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर है यानी सैंपल के एस्टिमेट से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं उनको जो है कि हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात होती है। अब जो है कि इसमें जो है कि इन्फरेंशियल में एक होता है आपका एस्टिमेशन, एक होता है आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एस्टिमेशन में हमने जो है कि पॉइंट एस्टिमेशन की बात करी थी और जो है कि इंटरवल एस्टिमेशन की बात करी। पॉइंट एस्टिमेशन जैसे मान लो आपने कुछ एस्टिमेट करा, एट अ पॉइंट आपने बता दिया कि भाई 5,000 जो है कि रुपए चाहिए इस काम के लिए, और एक आपने दिया कि भाई 4 से 5,000 रुपए आपको चाहिए, है ना, इस काम के। तो आपको एक आपने इंटरवल दे दिया, एक आपने रेंज बता दी, रेंज में रेंज के अंदर जो है कि वो आपकी वैल्यू लाई करेगी, वो आपका हो जाएगा इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपका जो है कि एक हो जाएगा पैरामीट्रिक टेस्ट, एक हो जाएगा आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट आपका वो होता है जब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या जो है कि बहुत कम है। पैरामीट्रिक टेस्ट में आपके जो है कि यहाँ पर जो टेस्ट लगते हैं वो आपके आ जाएगा जेड टेस्ट, जेड टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा टी टेस्ट, एफ टेस्ट आ जाएगा, ना। ये जो है कि टेस्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है कि आपके काई स्क्वायर टेस्ट, ये हम आगे फर्दर बात करेंगे, जो भी टेस्ट वगैरह हैं कौन कौन से किसमें लगते हैं वो पूरा हम एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि हम पॉपुलेशन और सैंपल की हम बात कर चुके हैं। भाई पॉपुलेशन और सैंपल में जो है कि सैंपल पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम कंस्टेंट होता है, रिसोर्स कंस्टेंट होता है, और कॉस्ट की दिक्कत होती है। यानी हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन का सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि भाई वहाँ पर क्या है कि समय की प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं, कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना, कहने का मतलब अगर पूरा हमारा देश है 140 करोड़ की जनता है, अब अगर पूरी पॉपुलेशन का अगर हम घर घर जाकर के मान लो सैंपल लें, मान लो कोई एक सर्वे चल रहा है कि भाई जो है कि जैसे जो सेंसस गवर्नमेंट चलाती है कि भाई देखिएगा कि उसमें बहुत सारे एक सर्वे होता है, उसमें बहुत सारे जो है कि चीज़ें हम लोग जो है कि वहाँ पे पूछ लेते हैं कि भाई कितना जो है कि आप खुश हैं, कितना खुश नहीं है, या जो है कि आप एक्चुअल में कितना कंजम्पशन है, कितनी आपके घर की इनकम है, ये सारा हम डेटा इकट्ठा करते हैं। तो अगर एज ए होल की हम बात करें तो वहाँ पर जो है कि उसमें टाइम कंस्ट्रेंट, रिसोर्स और कॉस्ट कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वहाँ पर लार्ज होता है, इसलिए जो है कि हम यहाँ पर सब सैंपल सर्वे मेथड वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम जो है कि कर चुके हैं, है ना। ये सारा कुछ हम जो है कि कर चुके हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और आपका एस्टिमेशन, एस्टिमेशन जो कि पॉइंट में क्या सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड होती है, यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू कैलकुलेट होती है। हाइपोथेसिस में जो है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है कि हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में जो है कि वेरिएबल्स के बीच में वेरिएबल्स जो होते हैं उनके वेरिएबल्स के बीच में क्या होता है, नो रिलेशन, नो रिलेशन। जैसे कि नो रिलेशन का मतलब हम वहाँ पे नो कर देते हैं, नो कह देते हैं। हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसको हम नो कह देते हैं। नो का मतलब है जैसे कि जो है कि ये कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, यानी ए इज नॉट अ थीफ, यानी हमने कह दिया कि ए जो है कि चोर नहीं है, यानी ये आपका जहाँ पे नॉट लग जाएगा, यानी थीफ के बीच में और ए के बीच में, ये दो वेरिएबल है, इनके बीच में हमने रिलेशन क्या कर दिया, नो, यानी ए थीफ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल्स में जहाँ पर नो रिलेशन होता है वो आपका क्या हो जाता है, आपका नल हाइपोथेसिस। और जहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है वो आपका क्या होती है, वो आपकी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं या HA से डिनोट करते हैं। नल को जो है कि हम H0 या H0 से जो है कि यहाँ पर शो करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब जो है कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो है कि यहाँ पर नथिंग, नल का मतलब नथिंग, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम रिलेशन शो करते हैं। जैसे कि ए इज अ थीफ, ए इज अ थीफ, ए इज अ थीफ, है ना, ये चीज़ है। तो अगर जो है कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, जो है कि यहाँ पर रिजेक्ट या टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तो वो हम किस लिए अप्लाई करते हैं,
टेस्ट हम हमेशा जो है कि नल हाइपोथेसिस पे अप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये टेस्ट जो है कि हमेशा और हमेशा नल हाइपोथेसिस पे ही अप्लाई करा जाता है। इसी को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट करते हैं। कहने का मतलब जो है कि अगर टेस्ट हमने लगाया तो या तो ये रिजेक्ट होगा या नॉट रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। देख आप कहोगे ये नॉट रिजेक्ट है तो ये एक्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं आप कह सकते हो, है ना। रिजेक्ट है या नहीं रिजेक्ट है, यहाँ पर ये बात हो। जैसे मैं एक लाइव एग्जाम्पल बताऊँ, ए इज नॉट अ थीफ, तो अगर मान लो ये रिजेक्ट हो गया, ये अगर नॉट रिजेक्ट है तो इसका मतलब ए इज नॉट अ थीफ, यानी जो है कि कोई ऐसा एविडेंस मिल गया है कि जो है कि उससे पता लग रहा है कि ए थीफ नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज बात एक्सेप्ट कर ली गई, कि अब तक कोई और एविडेंस जैसा निकल उभर के आ जाए जिससे पता लग जाए थीफ है ना। तो यानी हम इसको एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती, यहाँ पर दो ही बातें होती हैं, या तो ये रिजेक्ट होगा ये स्टेटमेंट या नॉट रिजेक्ट होगा। अगर ये रिजेक्ट होगा तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, और अगर ये रिजेक्ट नहीं होगा यानी ट्रू का मतलब ये हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यहाँ पर बात होती है ना, कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वहां पर एक्सेप्टेंस की बात होती है। अगर ये रिजेक्ट है देन इट विल बी एक्सेप्टेड, इफ इट इज नॉट रिजेक्टेड देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये यहाँ पर चीजें होती हैं, तो ये आपको अंदर समझ के चलना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि और जो चीजें होती हैं आपकी इसमें, जो नल हाइपोथेसिस है इसमें जो है कि फिर वो टेस्ट वगैरह लगते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे जो भी रहता है इसमें, ठीक है ना, ये चीजें। और जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है इसको आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हो। इसको क्या कहते हो आप, रिसर्च 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 हाइपोथेसिस, है ना। कि कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी जो कि रिसर्च हाइपोथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो अपना हाइपोथेसिस होता है वो आपका होता है ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपका अपना हाइपोथेसिस होता है जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हो। जैसे कि जो है कि फॉर एग्जांपल एक जो है कि कोई भी मान लो कि फॉर एग्जांपल फास्ट फूड जो है लोगों की जो है कि हेल्थ जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है देन नॉट जॉगिंग, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि जो लोग जॉगिंग करते हैं, है ना, और फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो जो है कि जॉगिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फास्ट फूड उनकी और हेल्थ खराब करते हैं, भले वो जॉगिंग करें या ना करें। तो ये तो आपने यहाँ पर स्टडी क्या करना चाहते हो कि आप जो ये करता है, और नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि फास्ट फूड जो है कि जॉगिंग वाले पर्सन पर कोई असर नहीं डालता है, नो, वहां पे नो लग जाएगा। तो आपका अपना जंक्शन है कि फास्ट फूड जॉगिंग वाले व्यक्ति पर भी असर डालता है ना। तो वो तो यानी जो कि जो आपका अल्टरनेट है जहां पर नहीं नहीं लगा है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना। तो उसको जो यानी जो अपना आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हो वो आपका होता है अल्टरनेट, और जो है कि उसके अगेंस्ट आप क्या लेते हो, नल हाइपोथेसिस आप एक लेते हो, ठीक है ना। ये चीज़ पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन आप लोग पढ़ चुके हो, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। बाकी ये चार के चारों फंक्शन भी बता चुका हूँ आपके लिए प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पर दोगे, नल हाइपोथेसिस बनाते हो आप, है ना। एक नल हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद फिर आप टेस्ट लगाते हो। अगर जो है वहाँ पर हाइपोथेसिस में अगर आपका जो है कि पैरामीट्रिक टेस्ट है, अगर पैरामीटर्स हैं आपके पास तब तो आप लगाओगे, जो मैंने बताए हैं वहाँ पर 3-4 टेस्ट, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और वहाँ पर मतलब जो जिस टाइप का आपका पैरामीटर उस टाइप के आप टेस्ट लगाओगे और उसके बाद डिसीजन लोगे। वहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 ये क्या होते हैं कि टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर का मतलब ये हो गया है, जैसे आप जो हैं उसमें फॉर एग्जांपल एक जो है कि ये होता है कि टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि आप जो है 95% अगर श्योर हैं कि ये फॉल्ट है, तो वो आपका जो है कि तो यानी 95% इस तरह से अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जो है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जो भी टाइप 1 एरर होगा वो दोनों तरफ होगा इस तरह से, यानी जो है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर 2 टेल होगा तो आपका ये दोनों तरफ होगा, 1 टेल होगा तो वो जो है कि ये एक तरफ होगा, जैसे इस तरह से मान लो कि इस तरह से, है ना। और जो है कि वहां पर एक एक तरफ होगा, एक तरफ नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका 1 टेल होगा, ये 2 टेल होगा। 2 टेल का मतलब अगर मान लो कि अगर अल्फा की वैल्यू यानी टाइप 1 एरर को आप अल्फा से डिनोट करते हो, टाइप 2 एरर को आप बीटा से डिनोट करते हो, ठीक है ना। अभी इसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिनोट कर दूंगा। अगर टाइप 1 यानी अल्फा जो है कि 5% है, तो इसका मतलब ये 2.5% इधर होगा और 2.5 यानी आधा आधा बढ़ जाएगा। 5% ये हो गया, बाकी 95% आपका बीच वाला ये एरिया है, 95%, है ना। ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टेड एरिया, और ये वेरर है तो आपका ये रिजेक्टेड एरिया हो जाएगा, है ना। इस तरह से अभी मैं इसका आगे भी डायग्राम है वहां पर आप समझ लो। कुल मिला के अभी आप जो है कि इतना समझ लो कि ये जो है कि आपका क्या होता है, एक
जो है कि सीक्वेंस होता है जिसमें जो है कि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, है ना। जैसे यानी पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर अल्टरनेट, फिर टेस्ट करते हो, फिर डिसीजन रूल, फिर टाइप 1 टाइप 2 एरर वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में आप बात कर चुके हैं, है ना। ट्रीटमेंट हैज नो इफेक्ट, नल में हमेशा नो लग जाएगा, बाकी जो है कि उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, देखो अगर जो है कि आपने क्या करा, अगर जो है कि आप मान लो कि नल हाइपोथेसिस क्या है करेक्ट, और उसके बावजूद भी आपने उसको कर दिया रॉन्ग, यानी उसको उसके बावजूद भी आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। यानी नल हाइपोथेसिस क्या है, करेक्ट है, और उसके बावजूद आपने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट। यानी एच नॉट इज ट्रू, उसके बाद भी आपने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी एच नॉट ट्रू था, उसके बावजूद आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, टाइप 1 एरर। एच नॉट इज ट्रू, और अब जब चूंकि ट्रू है वो, तो आपने उसको रिजेक्ट नहीं करा, तो फिर तो करेक्ट डिसीजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं देता हूँ उदाहरण, जैसे कि मान लो कि ए जो है यहाँ पर, ए चोर नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, ए चोर नहीं है, और आपने और यहाँ पर जो है कि जो एच नॉट है, वो एच नॉट आपका है, ए चोर नहीं है, और एच जो ये आपका केस है यहाँ पर, है ना, एच नॉट जो है कि ये चोर नहीं है, और यहाँ पर क्या है कि आपने इसको जो है कि ये आपका क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आवाज़ जो है कि सही है, यानी जो है कि आपने भी यहाँ कह दिया, जज ने भी कह दिया कि ये चोर नहीं है, तो यह तो आपका वो हो गया करेक्ट डिसीजन। लेकिन जज ने कह दिया चूंकि ये चोर नहीं है, और ये बात अगर सही है, नल हाइपोथेसिस, इफ नल हाइपोथेसिस करेक्ट, और जज ने क्या कह दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये चोर है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी अपराधी, अपराधी जो है कि यानी जो मान लो ये चोर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपराधी नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, बेगुनाह हो जाएगा। बेगुनाह, बेगुनाह को क्या हो रहा है, बेगुनाह को सजा मिल रही है, सजा मिल रही है, बेगुनाह को सजा मिल रही है, यहां पर ये हो जाएगा। और दूसरा वाला केस है, यानी ए चोर नहीं है, उसको क्या कर दिया, ए चोर नहीं है, ये था आपका फॉल्स, ये था आपका फॉल्स कि ये चोर नहीं है, यानी ए चोर था, उसके बावजूद आपने क्या कर दिया है, उसको जो है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मिलाइएगा, डू नॉट रिजेक्ट, यानी जो है कि यहाँ पर आपने रिजेक्ट नहीं करा, बल्कि ए क्या था, ए जो है चोर नहीं, एक मिनट, यहाँ पर जो है कि अगर यहाँ पर जो है कि वेट अ मिनट, आपका जो है कि ये तो था एच नॉट, ये जो आपका था हाइपोथेसिस थी, नल हाइपोथेसिस, अगर ये ट्रू है, ए चोर नहीं है, और जो है कि उसको रिजेक्ट नहीं करा, यानी उसको मान लिया, तब तो ये करेक्ट है, और उसको नहीं माना, तो यानी जो है कि ये क्या होगा, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट अभी भी यही है, लेकिन जो है कि एच नॉट क्या हो गया यहाँ पर, यानी जो है कि यहाँ पर कर क्या दिया है कि टाइप सेकंड एरर क्या हो जाएगा, जब आपने क्या करा, उसको रिजेक्ट नहीं करा, बल्कि उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। यानी बेगुनाह, यानी जो है कि अपराधी वो था, अपराधी को, अपराधी था वो, लेकिन को सजा नहीं मिली, अपराधी को जो है कि सजा नहीं मिली। अगर ऐसा हो जाएगा कि अपराधी को सजा नहीं मिली, तब जो हो जाएगा ये टाइप सेकंड एरर, टाइप सेकंड एरर। ये आप दो केस याद रखिए, इसमें जाओगे कंफ्यूज थोड़ा बहुत हो सकते हो आप, है ना। बेगुनाह को सजा जब मिल रही है, यानी कोई बेगुनाह है, उसके बावजूद उसको सजा मिल रही, और एक दूसरा केस है अपराधी को सजा नहीं मिल रही। भयंकर कौन सी चीज़ है, जो स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है ना, वो आपकी स्थिति है कि अपराधी को जो है कि सजा नहीं मिल रही है, वो कम खतरनाक है, लेकिन अगर बेगुनाह को किसी को अगर सजा मिल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यानी टाइप 1 एरर, यानी अल्फा एरर जो है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपके रिसर्च में अल्फा एरर आ जाता है, तो यानी बहुत खतरनाक बात है वो, है ना। अगर आपके रिसर्च में, अगर आपका रिसर्च में अल्फा अगर आ जाता है, तो ये यानी जो है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। तो यानी जो है कि करना क्या है कि यहाँ पर अल्फा से आपको बचना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगी, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर क्या है कि
सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स एंड इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो यानी पहले तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद टेस्ट उस पर लगाओगे, कौन सा टेस्ट होगा, है ना। टेस्ट लगाने के बाद जो है कि चॉइस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अब क्या होता है, द कॉन्फिडेंस, ये एक्चुअल में अल्फा क्या है, यानी जो चॉइस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्या है, द कॉन्फिडेंस विद विच एन एक्सपेरिमेंटर रिजेक्ट और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस डिपेंड अपॉन द सिग्निफिकेंस लेवल अडॉप्टेड। ये किस पर डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंस लेवल अडॉप्टेड, जो आपने अडॉप्ट कर रखा है उस पर डिपेंड करता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द रिजेक्शन रीजन, जो आपका रिजेक्शन रीजन है, देखो मैं सबसे पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखो ये सिग्निफिकेंस है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रीजन, तो ये अल्फा है, और ये अल्फा क्या हो जाएगा, रिजेक्शन रीजन। ये अल्फा कब है, जब आपने सही चीज को गलत कर दिया ना, तो ये चीज तो आपका ये अल्फा एरर हो जाएगा, और ये कहलाएगा आपका रिजेक्शन रीजन, और ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टेड रीजन, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड रीजन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल वैल्यू, जहां से जो है कि पार्टीशन हो रहा है रिजेक्शन रीजन का और एक्सेप्टेड रीजन का, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द रिजेक्शन रीजन which is outside the confidence or acceptance region. The level of significance usually denoted by alpha. जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो किससे डिनोट होता है, अल्फा से। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन, यानी चौथा स्टेप है। पांचवा है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स अंडर एच नॉट, और सिक्स्थ है डिसीजन टू बी टेकन। तो ये आपके क्या हो गए, 6 के 6 क्या हो गए आपके स्टेप हो गए हैं, 6 के 6 आपके क्या हो गए, ये स्टेप्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो कि आपको समझना है, ये टू टेल है तो आपका टू टेल मतलब, जो टू टेल का मतलब दोनों तरफ है, ये सिंगल टेल होगा तो आपका ये वन एक तरफ होगा, ठीक है ना। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, टू टेल टेस्ट और सिंगल टेस्ट टेल टेस्ट, है ना। ये पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन ये आप समझ चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि जो एक्चुअल में यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो टेस्ट्स हैं यहाँ पर जो लगते हैं, उनका उनमें अगर आप स्टडी करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो इसीलिए थोड़ा मैं टाइम लेकर के उसका मैं पूरा एक एक जो है कि आप कहते हो एक्सेल में बना रहा हूँ। तो उसमें एक्सेल में क्या होगा कि सारे के सारे टेस्ट लिखे होंगे, और वो कब कब लगते हैं और वो टेस्ट लगते कैसे, उनके स्टेप्स वगैरह क्या है, वो सारा कुछ मैं एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। तो वो पूरा फॉर्मेट जब तैयार हो जाएगा तो वो मैं लेकर के आऊँगा, तो इसीलिए हो सकता है कि मैं उसको एक दो दिन में ला पाऊँ, और तब तक के लिए हो सकता है कि स्टैटिक्स का कुछ ना कुछ पार्ट कराऊँ आपके लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो स्टैटिक्स का मैं थोड़ा उसमें पार्ट करा दूंगा। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं जो जो भी हमने अभी तक स्टडी करा हुआ है। सबसे पहले तो हमने देखा था भाई टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। टाइम सीरीज डेटा का मतलब जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स की बात करते हैं लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, एक होता है। मल्टीपल टाइम्स लेकिन सब्जेक्ट जहाँ पर एक होता है वो आपका क्या हो जाता है, टाइम सीरीज डेटा हो जाता है। जैसे कि भाई देखो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी है, और न्यूयॉर्क सिटी जो है कि वहाँ पर आपका सिर्फ सब्जेक्ट क्या है, एक है, सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग है। यानी 12 में सन 13 14 15, यानी अलग अलग टाइम पे एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात करी गई है। तो आपका ये क्या हो गया है, टाइम सीरीज डेटा हो गया है, ठीक है ना। टाइम सीरीज डेटा को मैंने बहुत उसमें बताया है कि टाइम सीरीज डेटा है, फिर ये डेटा निकल के आता है ना, जो भी डेटा निकल के आता है ये कैसा है, स्टेशनरी है। तो मैंने कीवर्ड्स दिए थे आपके लिए कि डेटा अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी का मतलब है कि ये नॉन रैंडम है। नॉन रैंडम का मतलब है ये आपका नॉन स्टोकास्टिक है। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब आपका हो गया है कि ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब हो गया है सेम वेरिएंस है आपका, यानी जो है कि फिक्स, यानी जो कि आपका जो कि वेरिएंस कांस्टेंट है, मीन भी कांस्टेंट है, मीन भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, फोरकास्टिंग होगी इसकी, और कैसे होगी, फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी होगी, सर्टेनिटी, यानी जो है कि सही तरीके से आप फोरकास्ट कर पाओगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती, और यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर नॉन यूनिट रूट, ये नॉन यूनिट रूट टेस्ट यहाँ पे होता है,
ठीक है ना, नॉन यूनिट टेस्ट स्टेशनरी में। और उसका अगर ऑपोजिट है तो सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी, यानी स्टेशनरी का नॉन स्टेशनरी, यहाँ पर जो कि रैंडम हो जाएगा, स्टोकास्टिक हो जाएगा, डेटा डेटा वेरिएबल होगा, है ना, फिक्स नहीं होगा, फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी ना होकर के फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी हो जाएगी, और यहाँ वहाँ पर फिर यूनिट रूट टेस्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद क्रॉस सेक्शन डेटा मतलब जो है कि सेम टाइम, सेम या सिंगल टाइम, सेम या सिंगल टाइम और मल्टीपल 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 आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। तो जो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन डेटा। पूल डेटा यानी दोनों का मर्जर, जैसे कि यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर इन 3 कॉलम में आपको क्या दिख रहा है भाई, सेम सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेकिन मल्टीपल टाइम, तो यानी ये टाइम सीरीज डेटा हो गया। और उसके बाद ये आप देखो, अगर ये देखो न्यूयॉर्क, फिर दूसरी सिटी बोस्टन, तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये 3 सिटी होंगे, यानी मल्टीपल क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, बट सेम टाइम। सेम टाइम कैसे, 13 से 15 तक, 13 से 15, 13 से 15, यानी टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम। तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया। तो क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज मिलकर क्या बन जाएगा भाई, पूल डेटा। पूल डेटा क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल डेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा मैंने आपको बता रखा है, इसमें इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि दिन पे दिन जो है कि आपका इकोनॉमेट्रिक्स का पोर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। यूजीसी नेट में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो लेवल ऑफ टफनेस है वो जो है कि ईयर बाई ईयर जो है कि आपका बढ़ता जा रहा है ना। जैसे कि जो आईएएस सीधा कंपेरिजन आप कर सकते हो, अगर आप जो है कि, और यूजीसी नेट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जो है कि एक बार ट्राई कर सकते हो, आईएएस के ऑप्शनल का आपका बढ़िया तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो टफनेस है वो उसी लेवल के टफनेस यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पर जो है कि जो आप पढ़ रहे हो वो तो है ही, उसके अलावा जो कि जो रिसर्च, जो क्रिएटिव माइंड है, और क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप क्रिएटिव माइंड से अगर आप रिसर्चर होगे तभी उतनी गहराई में आप पढ़ोगे। तो वो उसी डेप्थ से पूछता है क्वेश्चन कि क्या आप उस तरह से, क्या आप उसकी रिसर्च की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, सरफेस नॉलेज लोगे, तो फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक जो है कि आपके लिए टिपिकल होगा क्रैक करना, है ना। तो यहाँ पर जो है कि भाई, इसीलिए जो है कि मैं जो भी कंटेंट लाता हूँ वो मतलब इस तरह का लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, है ना। मैं ऐसा नहीं कि जो है कि आपको पूरा उसमें लेकर के आऊँ, थ्योरेटिकल है बहुत ज़्यादा या पूरा उसमें, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने आपको 100% पूरा बताया, एक ये केस है, एक मैंने आपको 99% बताया, तो 99% में आप थोड़ा अपने तरफ से भी रिसर्च करोगे। 100% से मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए, आपने कहा बस यही सब कुछ है, ये चीज़ें हैं। जैसे कि एक मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ अपने अपने जो कि लाइफ का। जैसे मैं जब 12th में था, 12th क्लास में था तो उसमें जो है कि बोर्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उससे पहले जो है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल में आज भी शायद कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराया गया, यानी पूरा पूरा बोर्ड वाला माहौल बना करके पूरा ऐसे स्कूल में ही एग्ज़ाम कराया गया, तो ये चेक करने के ताकि एक बार आपकी तैयारी हो जाए। तो वहाँ पर मैं पीसीएम से था भाई, पीसीएम, और कंप्यूटर था, और एक सब्जेक्ट और था, पता नहीं, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, ठीक है ना। ये तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी ये, अब ये लगभग 1 महीना पहले कराया गया, है ना। तो ये जो है कि सब टीचर लोगों ने, यानी केमिस्ट्री, मैथ, और जो है कि आपका ये इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सभी टीचर्स ने जो है कि पेपर कैसा बनाया, टफ बनाया, टफ पेपर बनाया। तो टफ पेपर बना तो यानी 100 में से जो है कि मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा टफ बना दिए, तो बहुत ज़्यादा किसी को जो मतलब जिसके बोर्ड में जो है कि पूरा 10 CGPA आया, तो उसका जो है कि वो आया था नियर टू 6 या 7 CGPA ऐसे आया, यानी इतना टफ कर दिया था पेपर, ठीक है ना। लेकिन जो फिजिक्स वाले टीचर थे, इन्होंने पेपर को मतलब ऐसा कर दिया ना, बिल्कुल झमाझम, बिल्कुल ईजी। अब इतना ईजी कर दिया कि भाई यहाँ पर तो बच्चों के आगे मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, तब वो 96 वगैरह, तो 100 में से 100 भी नंबर आ गए लोगों के, ठीक है ना। इतना ईजी कर दिया। तो हम लोगों ने करा कि भाई कि अरे अब मतलब बर्बादी हम लोगों को दिख रही थी, इधर की बर्बादी इधर दिख रही है, इधर तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इधर तो आबाद है। इसको बिल्कुल छोड़ दिया, भूल गए कि ये तो हो गया है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 96 आ रहा है, बोर्ड 1 महीना बचा और पढ़ लेंगे थोड़ा अच्छा खासा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बर्बादी हमको इधर दिख रही थी, इस पर फिर हमने काम करना चालू करा,
हमने क्या मतलब सब बच्चों ने बहुत घमासान तरीके से पढ़ाई करी इसकी, इसमें तो सबके बढ़िया आए थे नंबर। उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो सबसे जो खराब रिजल्ट था वो आपका था फिजिक्स का। पूरी क्लास का, पूरी क्लास का सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे लगभग 70-78, इस तरह से हाईएस्ट मार्क्स आए थे जो क्लास में, जो कि पता नहीं किस तरह से जो भी है। और मतलब बहुत बुरी कंडीशन, एवरेज मार्क्स थे बच्चों के 50 मार्क्स आए थे। मतलब इतनी बहुत भयंकर बुरी कंडीशन हो गई थी। कहने का मतलब सीन ये था कि मैं टीचर की नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपको चीज़ें अगर ईजी दिखेंगी, अगर मैं यहाँ पर ईजी दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो है कि ये सब कुछ हलवा है, ऐसे ऐसे कर लो इतना, तब तक जो है कि आप हो जाओगे मज़े में। आप जो है कि और ज़्यादा घुसोगे नहीं, चीज़ें रिसर्च नहीं करोगे, है ना। और अगर जो है कि मैंने तो ईजी चीज़ें आपको नहीं किया है, कहने का मतलब है जो सच्चाई है। आप वो तो नहीं बच्चे कि मैंने आपसे कह दिया कि सर जो है कि भाई साहब जो है कि आप एक काम करो, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। नहीं, आपको टफनेस दिखानी पड़ेगी, आपको मुझे मुझे दिखाना पड़ेगा लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम की डेप्थ क्या है, डेप्थ कितनी है इसमें, है ना। उस डेप्थ में आप पढ़ाई करो तब क्रैक कर पाओ, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कि जो मैं लेकर के आता हूँ ये अपनी तरफ से करिए, उसके बाद इसके बारे में रिसर्च भी करिएगा। मुझे बताइए कमेंट में के साथ जो है कि ये वाला पोर्शन जो है कि अभी बचा हुआ है, ये वाला भी करा दीजिएगा, ये भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिएगा। मेरी तरफ से इतना होता है, मैं उतना लेकर के आता हूँ कंटेंट। उसके बाद आप भी बताइए, क्योंकि कंटेंट जो है कि सीमित नहीं है ना। कंटेंट जो है कि सीमित भी है, लेकिन जो है कि कई बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा आप अपनी तरफ से भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। तो कुल मिलाकर जो है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं, अनबायस्ड, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इनकी बात हम कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इतना आप कर लीजिएगा। बाकी मैं टेस्ट की जो कि वो पूरी पीडीएफ लेकर के आता हूँ, और वो उसमें चार्ट, जैसे मैंने आपको मॉडल्स ऑफ ऑलिगोपॉली में आपने देखा होगा, मैं एक ही चार्ट में जो कि सारे मॉडल्स लेकर के आया था, है ना। तो उसमें जो कि पूरा का पूरा 50-60 पेजेस का जो सार था वो मैं सिंगल एक पेज में लेकर के आ गया था वहाँ पे। तो वही मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो वो मैं सारा का सारा पूरा जो आपका आपका जो तो टेबल या चार्ट है वो मैं एक पेज में लेकर के आ जाऊँगा, तो वहाँ से आपको आपका रिवीजन जो है कि बहुत आसान हो जाएगा। और एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आपने वो चार्ट देख लिया, तब भी आप सारे के सारे टेस्ट, उनका यूज किसने उसको बनाया है, सारी चीज़ें और कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल होते हैं, वो सब आप पता कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो बाकी इसमें जो कि कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया था, वो चीज़ ये है कि एग्ज़ाम आपका हो चुका है, आज 30 जून है, 30 जून है आपकी आज। और जुलाई फर्स्ट वीक में आपके जो कि आंसर की आ जाएंगे, है ना। फाइनल आंसर की तो उसके बाद में आएंगी, जब वो आप ये वाली आंसर की आप चैलेंज करोगे तो आपकी आ जाएंगी आंसर की। आंसर की जब आ जाएंगी जब, तो जो है कि उसमें आप एक बारी चेक कर लीजिए, क्योंकि जो है कि जो कंपटीशन का लेवल होता है वो 3-4 ही नंबर से होता है ना। तो उसे जो है कि आप पूरा चेक करके जो है कि वो उसे आप क्लेम कर सकते हो। अगर जो है कि आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास रिसोर्स नहीं है क्लेम करने के लिए, जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि मेरा आपका आंसर सही है और जो है कि उधर लेकिन फिर भी वो इनकरेक्ट कर दिया गया है, तो आप एक काम कर सकते हो कि उसको क्लेम करने के लिए आप जो है मुझसे रिसोर्स ले सकते हो। आप मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन था, क्या आंसर था, तो मैं आपको रिसोर्स यानी जो है कि जो उसका प्रूफ होता है, जो यूजी नेट मांगता है कि उसका एक प्रूफ अपलोड करिएगा कि किस बेस पे आप कह रहे हो कि आंसर सही है, तो वो आप मुझसे मांग सकते हो। वो आपको मैं रिसोर्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूँगा, उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है ना। और बाकी जो उसके बाद फाइनल आंसर किया जाएगी, और जुलाई के एंड में रिजल्ट भी आने की संभावना है, आ जाएगा। ठीक है। और रिजल्ट की टेंशन ना लेते हुए आप जो है कि लगातार जो आपका रिदम है, क्योंकि आपने जब पीक लेवल, जब आपको एग्ज़ाम होता है तो आप अपनी एक पीक, जब एग्ज़ाम बिल्कुल नियरेस्ट वालों ये एग्ज़ाम है, तो आप जब इसके पास पहुंचते हो तो आप बिल्कुल पीक लेवल की स्टडी करते हो यहाँ पर। तो ये पीक जो आपने बना दी उसको और ऊपर लेके जाइएगा, ये मान के कि आप दिसंबर वाले, क्योंकि टाइम है नहीं, 4-5 मिनट का करते कितना टाइम लगता है ना। तो दिसंबर वाले में आप इसको ले जाइएगा पीक को। अगर आप इसको डाउन कर दोगे फिर आप यहाँ से उठोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आप क्यों ना जो है कि यहीं से ये रिदम अपना ना तोड़ें, और जो है कि इसको दिसंबर वाले में इसको इसको इस्तेमाल करें। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या रहेगा उसका वेट ना करते हुए अपना रिदम मत तोड़िएगा, और जो है कि तैयारी और अच्छी करिएगा दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। ये हो जाता है वेल एंड गुड। अगर कोई भी दिक्कत समस्या है तो फिर दिसंबर के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये रिदम अगर नहीं तोड़ोगे तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी जो है कि डबल डोज आप कह सकते हो उसमें उसको मिल जाएगा। ठीक है ना।
तो कोई नहीं, बेस्ट ऑफ द लक। जो भी आपका आंसर किया है तो उसको आप कहें, मतलब हो सकता है आज कल में या फर्स्ट वीक में, परसों से स्टार्ट हो जाए, आने की संभावना है। तो यही कहूँगा कि जो है कि कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।